नमस्कारम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान जीके का लेक्चर 13 और आज का टॉपिक है कृषि जलवायु प्रदेश एवं प्रमुख फसलें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए लेक्चर आरंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कृषि एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड एक खास पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका लगभग 49.53% जो क्षेत्र है वो कृषि के उपयोग में आता है। इससे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो 49.53% ये आपको पता होना चाहिए। अब उसमें से भी जो कुल क्षेत्रफल का 30% भाग ही सिंचित है, यानी बाकी का जो है वो वर्षा पर डिपेंडेंट है। और 30% जो भाग है, यानी ये जो अभी हमको मिला है उसका 30% भाग जो है वो सिंचित है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि देखिए, मान लीजिए ये राजस्थान का कुल भाग है, उसमें से हमको 49.53% जो है वो कृषित मिल गया, यानी इतना सा भाग बचा, ये हमें कृषि था। अब इसका भी 30%, तो यानी इतना सही, और लगभग ये मैं अंदाजे से ले रहा हूँ, ठीक है, ये सिंचित है। तो देखिए सिंचित बहुत कम है और बाकी का जो है वो वर्षा पे डिपेंडेंट है। ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बनाया है। अब देखिए, राज्य के जो कुल कामगार हैं, यानी जो कुल काम करने वाले हैं, उसमें से 62% जो है वो ऑलमोस्ट कृषि या उससे रिलेटेड जो बाकी क्षेत्र है जैसे पशुधन, मत्स्य, वानिकी, इन सब पर डिपेंडेंट है। 62%। देखिए इससे भी सवाल बनता है डायरेक्ट। तो 62% जो है वो कृषि या इससे दूसरे जो रिलेटेड है जैसे कि पशुधन, मत्स्य, वानिकी, इन सब पर निर्भर है। अब देखिए, अब राजस्थान में जो सतही जल संसाधन यानी जो सरफेस पे जल मिल जाते हैं उनकी कमी है। ऐसा समझिए कितनी कमी है, तो देखिए एक आंकड़ा देखिए आप, इतनी पता चल जाएगा आपको कि जो पूरे देश के यानी इंडिया लेवल की बात करें अगर, तो उनके सभी जल संसाधनों का लेवल तो सिर्फ 1.16% ही राजस्थान में अवेलेबल है, बाकी दूसरे राज्यों में अवेलेबल है। तो कितना कम है देखिए, सतही जल संसाधन। तो अब देखिए, इसीलिए हम जो है वो वर्षा पर डिपेंडेंट है राजस्थान की कृषि। और देखिए एक और वजह से, इससे वर्षा की वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है, वो है मानसून का जुआ। क्योंकि देखिए कृषि पर डिपेंडेंट है, तो कृषि होगी तो चल जाएगी, नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। तो एक तरीके से जुआ जैसा खेल हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कृषि को मानसून का जुआ। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कृषि को और किसी अन्य नाम से कहते हैं, तो मानसून का जुआ भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि कृषि जलवायु के क्षेत्र जो है वो राजस्थान में कितने हैं। तो देखिए, यदि एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान को कृषि जलवायु की दृष्टि से कितने प्रखंडों में बांटा गया है, तो उसका आंसर होगा 10। अब देखिए मैंने प्रखंडों को हाईलाइट किया है, क्यों? क्योंकि देखिए मुख्यतः जो है वो 5 ही है, फिर बाद में उसको सब पार्ट मिला दें तो 10 हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट ये मुख्य है, फिर इसको 3 भागों में, यानी फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। किसी प्रकार सेकंड को भी सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड को भी थर्ड ए, थर्ड बी, 4 ए, 4 बी, और फिर एक 5, ऐसे मिलाओगे तो 10 हो जाएंगे टोटल जो प्रखंड है उस प्रकार से। तो अब देखिए, अब मैप वाइज समझ लेते हैं एक बार सारे के सारे कि कौन क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम और जिलों के हिसाब से मैप में आपके माइंड में बन जाना चाहिए। इसीलिए मैंने हर जो क्षेत्र है कृषि जलवायु उसको मैंने मैप की सहायता से बताया है। तो देखिए फर्स्ट ये क्या है, शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। तो ये कहाँ पर है, तो देखिए बाड़मेर व जोधपुर जिले का जो कुछ हिस्सा है उसको हम कहते हैं शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। तो ये देखिए मैंने मैप में बताया यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला आता है सेकंड बी, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। ये कहाँ है, तो देखिए श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ को कहते हैं हम जो उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र उत्तर पश्चिम का है। तो यहाँ पे है ये, ठीक है। अब बात करते हैं कि अत्यधिक शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तो जैसलमेर, बीकानेर और जो चूरू वाला भाग है वो है हमारा जो है वो आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। अब बात करते हैं सेकंड है, तो वह है अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन के अंतर्वर्ती यानी कि ट्रांजिशनल मैदानी क्षेत्र। वो कहाँ पर है, तो देखिए नागौर, सीकर, झुंझुनू व चूरू, मैंने मैप में बताया इस साइड में। तो ये मैप मतलब आपको देखिए, ये आप ऐसे नाम पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे या फिर माइंड में पिक्चर ही नहीं बनेगी। लेकिन मैप में जब देखते हो तो कहीं ना कहीं जिले हमारे माइंड में फिट हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता और एग्जाम के टाइम में हमको याद भी आ जाते हैं क्योंकि मैप हमारे माइंड में होता है। इसीलिए मैंने हर क्षेत्र के आगे मैप दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड बी की। तो लूनी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र कहाँ है, तो ये देखिए जालोर, पाली, सिरोही तथा जोधपुर जिले का जो कुछ भाग है मैंने मैप में दर्शाया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड ए, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये कहाँ है, तो देखिए जयपुर, अजमेर, दौसा में टॉक है, इस तरफ देख सकते हो आप। इसके बाद आता है बाढ़ प्रवण पूर्वी मैदान। तो ये देखिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर। तो ये जो क्षेत्र है बाढ़ प्रवण पूर्वी मैदानी क्षेत्र वो यहाँ है।
अब बात करते हैं कि थर्ड फोर्थ ए अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, ये कहाँ पर है? तो ये देख सकते हो भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही के कुछ भाग यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद आता है फिफ्थ 4B आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, तो ये है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व उदयपुर का कुछ भाग, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके बाद आता है लास्ट आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, यह है कोटा, झालावाड़, बूंदी व बारा। इस प्रकार से आपके जो है ये क्षेत्र है कृषि जलवायु के हिसाब से। तो अब बात करते हैं फसलों के विभिन्न प्रकारों की। देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी डायरेक्ट सवाल बनने के बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए हमारे जो प्रमुख फसलें हैं राज्य की, उसको हमने 3 भागों में बांट रखा है। एक है खरीफ की फसल, दूसरी है रबी की फसल और तीसरी है जायद फसल। अब इसमें देखिए जो खरीफ की और रबी की फसल है, इनके आपको दूसरे नाम भी आपको पता होने चाहिए, दूसरे नाम भी आपको याद रखने हैं। अब देखिए जो खरीफ की फसल है, इसको हम स्यालू या सावणु फसल भी कहते हैं, स्यालू या सावणु। और रबी की फसल को उनहालू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उनहालू। ये दोनों के दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, रबी को उनहालू और इसको स्यालू या सावणु। ये आप देखिए इससे डायरेक्ट सवाल बनता है, तो ऐसा इसको हल्के में मत लीजिएगा कि क्या है स्यालू सावणु, ऐसा नहीं। देखिए इसको पता होना चाहिए, दोनों के दोनों नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए खरीफ, रबी और जायद की थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखिए खरीफ की क्या है, जून जुलाई में हम बोते हैं इसको और सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं। रबी की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में इसको हम बो लेते हैं, मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। अब बीच का जो टाइम बचा मार्च से जून के, तो उनके हम क्या करते हैं, पानी की जहाँ जहाँ पानी की ज़्यादा उपलब्ध होते हैं वहाँ हम जायद फसलें हम बोल लेते हैं। अब देखिए खरीफ कौन कौन से हैं, देखिए चावल, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, मोठ, ये जो मैं सारे नाम बोल देता हूँ एक बार। तो देखिए चौला, मूंगफली, अरंडी, तिल, सोयाबीन, कपास, गन्ना, गवार, ये सब के सब खरीफ फसलें हैं। ये नाम आपको पता होना चाहिए। अब चाहे आप ट्रिक बनाओ, चाहे आप अलग से पिक्चर बना के माइंड में याद रखो, लेकिन आपको ये नाम पता होने चाहिए। अब देखिए रबी की बात करें तो गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों। अब इसमें देखिए जो सरसों वाला है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरसों का आपको अलग से ध्यान रखना है। सरसों जो होता है वो रबी की फसल होती है, ये बहुत कन्फ्यूज करती है। तो सरसों जो है वो रबी की फसल है, ये मैं आपको अभी से हाईलाइट करवा रहा हूँ माइंड में कि जो सरसों है इसका डायरेक्ट सवाल बनता है कि सरसों कौन सी है, खरीफ या रबी। तो सरसों जो है वो रबी है। फिर देखिए अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा और मेथी, ये सब क्या रबी की फसल है। अब बात करें जायद फसलों की, तो ये देखिए मैंने जैसा कि कहा कि मार्च से जून के मध्य है। और देखिए कौन कौन सी है, तो तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां जितनी भी होती है इसको जायद फसलें कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दलहन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए दलहन में यदि बात करें तो सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल है कि मतलब सबसे ज़्यादा हम क्या, अगर क्षेत्रफल वाइज बात करें तो कौन से टाइप की दलहन बोते हैं, तो मोठ। लेकिन उत्पादन किसका ज़्यादा होता है फिर भी, चने का। यानी कि हमने चने को ज़्यादा ज़मीन अलॉट नहीं की, फिर भी देखिए ज़्यादा उत्पादन चने का होता है। और ज़्यादा ज़मीन के मामले में हम मोठ में ज़्यादा ज़मीन है वो यूज़ होती है। तो ये याद रखना आपको, दोनों के इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल की बात करी तो मोठ था, और सर्वाधिक उत्पादन की बात की तो चने हैं। और यहाँ मैंने देखिए मैं ब्रैकेट में लिखा मावट, ये मैं देखिए मैंने मावट लिखा। मावट क्या होता है? मावट होता है सर्दी की वर्षा, जो सर्दी में बरसात होती है उसको मावट कहते हैं। तो जो चने की फसल होती है मावट पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं तिलहन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो देखिए तिलहनों में यदि सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें तो यानी कि क्षेत्र वाइज, तो इसमें राई, सरसों है और उत्पादन भी राई व सरसों ही है। तो तिलहन तो बहुत ही आसान हो गया। लेकिन दलहन में जैसा कि मैंने बताया कि जो क्षेत्रफल के हिसाब से तो मोठ है और उत्पादन के हिसाब से चना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं औषधीय फसलों की। ये मैं अलग से लिख रहा हूँ औषधीय फसलों, आपको हो सकता है डायरेक्ट सवाल पूछ ले कि राजस्थान में कौन सी औषधीय फसलें आपको मिल सकती है। तो देखिए अश्वगंधा, इसबगोल, सफ़ेद मूसली, ये 3 नाम मैंने लिखे हैं, आपको पता होना चाहिए। मैंने ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट नाम हैं वो लिख दिए हैं एक बार, चाहे दलहन हो, तिलहन हो, जिनसे सवाल बनने के ज़्यादा चांस है, वो मैंने सारे इंपॉर्टेंट नाम यहाँ लिखने की कोशिश की है। अब बात करते हैं कुल कृषि क्षेत्रफल के हिसाब से। तो देखिए यदि सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल की बात करें तो आपको बाड़मेर जिले में मिलेगा क्षेत्रफल वाइज, और न्यूनतम की बात करें तो राजसमंद जिले में मिलेगा। कि आपसे पूछ ले कि बताइए कौन से जिले का जो सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल है राजस्थान में वो किस जिले में है, तो बाड़मेर जिले में है। और सबसे कम किस जिले में है, तो राजसमंद जिले में है। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मैंने जो कृषि से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बन सकती है एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं, तो उसका मैंने सीक्वेंस बना के आपको यहाँ प्रेजेंट कर दिया है। तो अब अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर जरूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए कि स्टडी महागुरु के साथ जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है।